हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आपसे थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खान अब्बासी साहब ने एक मिनी बजट का ऐलान किया है और ऑर्डिनेंस के ज़रिए से ये मिनी बजट आएगा और ये 3 महीने तक ही रहता है। ज़ाहिर है जून तक इसकी मियाद होगी। बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अब जबकि 27 अप्रैल को हुकूमत ने अपना आखिरी यानी कि छठा बजट पेश करना था तो ये 2 महीने पहले ये बजट क्यों आया, बल्कि 27 अप्रैल में तो बहुत कम दिन रह गए। तो इस मिनी बजट की ज़रूरत क्या थी जिसको कि टैक्स रिफॉर्म्स का नाम दिया गया है। बहुत सारे लोग इसकी फेवर में भी हैं, बहुत सारे लोग इसके जो नुकसानात हैं उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जो अहम ऐलानात किए उसमें 1 लाख आमदनी वालों पर कोई टैक्स नहीं होगा, 12 लाख सालाना आमदनी वालों को टैक्स से इस्तिस्ना हासिल होगा, 12 से 24 लाख रुपए सालाना आमदन वालों पर 5% टैक्स आयद करने का भी फैसला किया गया है। 24 से 48 लाख सालाना आमदनी जो होगी जिनकी उनको 10% टैक्स अदा करना पड़ेगा, 48 से लाख से जायद सालाना आमदनी पर 15%, यानी जो ज्यादा कमा रहा है उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ये अभी अनाउंस किया है। सियासी लोग जो है वो टैक्स एमनेस्टी का फ़ायदा नहीं उठाएंगे और ये भी कहा गया है कि जो बाहर बैरून मुल्क टैक्स एमनेस्टी का मतलब ये है कि जिनकी जायदादें हैं और वो डिक्लेयर नहीं कर रहे पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ 3% वो टैक्स अदा करके वो पाकिस्तान के अंदर अपनी जो डिक्लेरेशन है वो कर सकते हैं। और इससे पाकिस्तान में एक पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है कि बहुत सारे लोग बाहर से ज़र मुबादला पाकिस्तान के अंदर लाएंगे और टैक्स देंगे जिससे कि पाकिस्तान की इकॉनमी को फ़ायदा होगा। सितम ज़रीफ़ी तो ये बात इस बात की है कि 22 करोड़ की आमदनी में से सिर्फ 7 लाख लोग जो हैं वो टैक्स अदा करते हैं। यानी 22 करोड़ में से अगर 10 करोड़ लोग भी टैक्स दे दें तो पाकिस्तान को किसी के आगे कशकोल नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन वो अवाम जो हुक्मरानों पे तनकीद करते हैं वो अवाम खुद टैक्स चोरी करते हैं और हुकूमत की नाकामी, बल्कि हुकूमतों की नाकामी यह है कि वो पाकिस्तान के अवाम को इस बात पर मजबूर नहीं कर सके कि वो टैक्स अदा करें और टैक्स अदा करके अपने मुल्क और कौम की खिदमत अदा करें। सो जो टैक्स दे रहा है उसके ऊपर टैक्स पे टैक्स लग रहा है और जो चोर है उसके लिए एमनेस्टी स्कीमें आ रही हैं। लेकिन बहरहाल इसके फायदे नुकसान पे हम जरूर बात करेंगे कि वो फायदा और नुकसान क्या है। कुछ उन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी प्राइम मिनिस्टर ने दिए हैं, खास करके चेयरमैन सेनेट और सेनेट इलेक्शन के हवाले से, जिस पे उन्होंने कहा है कि मेरे पास सबूत है, यानी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, इल्म है, मेरे पास नॉलेज है कि बिका है वोट सेनेट का और चेयरमैन सेनेट ने भी वोट खरीदे हैं। अगर हमारे पास बाइट्स है प्राइम मिनिस्टर की तो हम चलाते हैं। जी जरा सुनवाइएगा प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा इस बारे में भी और बाकी अहम जो मामलात हैं उसके ऊपर, जरा सुनवाइएगा। इस बात से काफी लोगों को तकलीफ है कि मैंने कहा कि नवाज शरीफ मेरे वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो मेरे हैं, मैंने 4 दफा उनको वज़ीर-ए-आज़म का वोट दिया है। जब से मैं वज़ीर-ए-आज़म बना हूं मुझे मियां नवाज शरीफ ने ना कभी फोन किया है, ना कोई हिदायत दी है, ना हाँ कहा है ना कहा है। जब भी मुल्क में इंतशार होता है, चाहे अदालत से आए चाहे सड़क पर हो, उसके असरात मईशत पर होते हैं। ये जो एक धरना हुआ इसने पाकिस्तान को कई साल पीछे किया। ये जो डॉन लीज के इशू से पनामा वाले इशू पैदा हुए, जो केसेस अदालतों में आए, जो अदालतों की कार्रवाई सड़कों की जीनत बनी, इसने मुल्क में इंस्टेबिलिटी पैदा की। मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो यही है कि इलेक्शन में बहुत से सेनेटर वोटें खरीद कर आए हैं और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में भी पैसे का बेपनाह इस्तेमाल हुआ है। इमरान खान कह दे कि मेरे 14 एमपीए नहीं बिके, वो बिके हैं तो किसने खरीदे हैं? मैंने तो नहीं खरीदे। इस्तेहकाक मजरू होता है तो मजरू होता रहे, कोई परवाह नहीं है। अगर मैंने सियासत में 30 साल गुजारे हैं तो मैं बाइज्जत रहना चाहता हूं पाकिस्तान के अवाम की नज़र में। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। जो आप सुन रहे थे प्राइम मिनिस्टर जो बातें कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद है जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है डॉक्टर रमेश कुमार साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रुकने असम्बली हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद होंगी मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा जो कि डिप्टी स्पीकर हैं और पाकिस्तान सिंध असम्बली की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है। हमें नईमुल हक साहब भी टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। इस वक्त हमारे साथ माहिर मुआशी उमूर और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम मईशत के हवाले से जनाब डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब मौजूद है। उनसे हम कुछ प्लस और माइनस यानी कि कुछ मुस्बत मनफी जो चीज़ें चल रही हैं उनके ऊपर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
डॉक्टर साहब, आपने सुना अभी मिनी बजट आया है, टैक्स रिफॉर्म्स आई हैं, आप किस हद तक मुतमईन हैं ये इकदाम अच्छे हैं, बेहतर हैं? और 27 अप्रैल को जब बजट आ रहा था उससे पहले अचानक ये क्यों अनाउंस किया गया है? देखें, सबसे पहली चीज ये है कि मैं शुरू करूंगा आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमा होंगे यहाँ से। जब किसी हुकूमत के इतनी कम मुद्दत बाकी रह जाए तो वो इतने बड़े बड़े इकदाम नहीं करते हैं। दूसरी चीज ये है कि 2 से ढाई हफ्ते के अंदर में नया बजट देने के लिए जा रहे हैं, जो मेरे हिसाब से गैर अखलाकी है काम है। तो वो फिर आपने बजट से पहले बजट अनाउंस कर दिया, सारे टैक्सेशन मेजर्स, तो इसकी कोई वजह होगी? क्या वजह, आपको क्या वजह नजर आती है? करना चाहते हैं पार्लियामेंट में बहस ना हो इसकी। पार्लियामेंट को अवॉइड किया ना। अगर ये चीजें बजट का हिस्सा बनती या बजट में पेश किया जाता तो फिर ये सारे मेजर्स जो है वो डिस्कस होते हैं वहां पर। बिल्कुल। और फायदा क्या आपको लग रहा है और नुकसान क्या लग रहा है? ये जो टैक्स की शरह में कमी हुई है, प्रॉपर्टी टैक्स नया आयद किया गया है और एमनेस्टी स्कीम जो दी गई है बैरून मुल्क से असासे पाकिस्तान में लाने के लिए, इस पे क्या बात यह है कि ये जो लोगों से कहा जाता है कि आप असासे अपने डिक्लेयर कर दें 2% दे के, तो इससे पहले भी 3 कर चुके हैं। तो पहले उसकी परफॉर्मेंस बता देते हमारे वजीर आजम साहब कि पहले 3 दिए गए थे तो उसमें ये परफॉर्मेंस रहा है कि लोगों ने डिक्लेयर किया है। ठीक। तो अगर उसके रिजल्ट डिस्पल है तो आप खुद सोच सकती हैं कि जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं वो मुल्क में असासा अपने वहां से बेचकर लेकर आएंगे और 2% दे देंगे। जैसे उन्होंने कहा कि $100 लाएंगे तो $2 दे देंगे। भाई जब मुल्क में 100 रुपए कमा के 2 रुपए नहीं दे सकते तो डॉलर में कहां से दे देंगे वो? सही। लेकिन जिन लोगों ने वहां पे जायदादें छुपाई हुई हैं और वो यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसमें तो पाकिस्तान को फायदा होगा ना। अगर वो लाते हैं ये स्कीम तो उससे तो पाकिस्तान की मैशत में बेहतरी आएगी। दूसरों के जो मुल्क से बाहर के छोड़े, जो मुल्क के अंदर हैं जिनके असासे ये भी दुरुस्त और उनसे कहा गया कि जी आप 2% देकर डिक्लेयर कर दें तो लोगों ने नहीं किया। तो बाहर से कोई है कि पैसा यहाँ लेकर आएगा और फिर हमारे मौजूदा जो FBR के जो स्टाफ हैं इनके हत्थे चढ़ेगा वो। अच्छा, तो फिर आप ये प्रॉपर्टी पे भी परसेंटेज कम कर दी है उन्होंने टैक्स की, उसका क्या फायदा होगा? इसमें ये चीज वजीर आजम साहब ने इसका जवाब नहीं दिया कि ये प्रॉपर्टीज जो है ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं। अब अगर फर्ज कर लें कि कराची डिफेंस में कोई शख्स अपना प्लॉट बेचता है जिसके मार्केट वैल्यू 6 करोड़ रुपए है, लेकिन वो डिक्लेयर करता है 1 करोड़ में रजिस्ट्रेशन के पर्पस के हवाले से, तो ये कानून के मुताबिक FBR 2 करोड़ रुपए देकर वो प्रॉपर्टी ले लेगा उनसे। बिल्कुल तो बिल्कुल। FBR कैसे ले सकता है? ये तो अच्छा जी डॉक्टर साहब, आपकी प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं। सही सही। आप मुतफिक है इस लॉ से? ठीक है। अच्छा, ओवरऑल आपको लगता है कि ये एक यूजलेस जॉब है जो कि थोड़ी देर पहले हुई है और 2 महीने पहले इसका कोई फायदा नहीं? ये इसको इस्तेमाल किया जाएगा इलेक्शन के जमाने में। कैसे किया जाएगा मैं आपको बता दूं कि देखिए हमने इतने मैसिव किस्म के टैक्स रिफॉर्म्स हमने इंट्रोड्यूस कर दिया और ये जैसे मोदी साहब ने अभी क्रेडिट लिया था तो उन्होंने जनरली बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं। ये फरवरी में जब उनका बजट आया था जी, तो उसमें उनको तो हमने उनकी नकल करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग गलत हो गया सारा। ये काम अगर पहले होता तो शायद क्रेडिट मिलता। तो ये अच्छा सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इशफाक साहब, आपने हमें वक्त दिया। लेकिन ये जन साहब आपने गुफ्तगू सुनी, आपको क्या लगता है कि ये क्या सियासी बजट है टोटल ये मिनी बजट की सूरत में जो आया अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी नज़र में ये प्री पोल डिगिंग है। कम अज़ कम हुकूमत का अगर 1 साल रहता हो तो उसको इस तरह के मेजर्स लगने चाहिए ताकि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो खुद फेस करें। यहाँ ये इकदाम उठा के खुद नंबर बनाएंगे और इसके जो नतायज होंगे वो भुगतने के लिए किसी और को छोड़ जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर ये स्कीम नाकाम हो जाती है, इससे कुछ नहीं मिलता, तो इसके जिम्मेदार वो नहीं है जो आज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सही। अगर टैक्स कलेक्शन में आपको पहले से भी कम आता है पैसा FBR को, तो उसकी फिर मुसीबत अगर पड़ेगी तो वो अगली गवर्नमेंट को भुगतानी पड़ेगी कि उनको फंड्स कम होंगे। ये अपने तौर पे लोगों की गुडविल कमा जाएंगे कि जी हमने तो आपको टैक्स रिलीफ दे दी है, हमने तो टैक्स में
आपको कौन सी हुकूमत है जो चाहती नहीं कि टैक्स कम किए जाए? हमने कर दिए। भाई आप 4 साल यहाँ बैठे थे, ठीक, तो क्यों नहीं कम किया आपने 5 सालों में? वो तो डार साहब थे ना, वो डार साहब ने नहीं भी थे, डार इन्हीं के थे, गवर्नमेंट तो यही थी। देखिए इसमें हमें ये नहीं देखना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब चले गए, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसी की गवर्नमेंट है और कंटिन्यू करती है। बिल्कुल सही बात है। ये इन्होंने आपके साथ बड़ा हाथ किया है। पहली चीज तो ये कि ये इन्होंने उन मुजरिमों को पकड़ने की बजाय उनको छुट्टी दी। वो 1000 से 1500 के करीब लोग हैं, 435 के नाम आए थे पनामा में, लेकिन उनके जो सियासी लोग हैं वो इसका फायदा नहीं उठा, सियासी छोड़ दें, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उसमें और बड़े लोग हैं, उसमें बहुत बिल्कुल बड़े बड़े नाम हैं। 435 जिन्होंने छुपाया वो चोरों के नाम तो आपके हाथ में है, बड़ा अहम नुकता है, वो तो आपके हाथ में है। आप 2 साल सोए रहे हैं उसमें, जब आया है उसके बाद सोए रहे हैं भंग पी के, और अब आप कहते हैं जी हमने ये कर दिया वो कर दिया। भाई ये तरीका है? आपने क्यों नहीं चोरों को पकड़ा? बिल्कुल। और अब आप उनको कह रहे हैं, खास करके अगर सियासतदान नहीं भी है तो डॉक्टर साहब ये बड़ा वैलिड आपके साथ इतना बड़ा हाथ किया है कि आप सोच नहीं सकते। जो दुबई में घर बना के दौलतें रख के बैठे हुए उनके 2000 के नाम आए, वो एफबीआर छुपा गया। बिल्कुल, यानी कि आप जो अहम लोग हैं, जो सरमायादार हैं, वो तो अभी भी महफूज हैं, आप डिक्लेयर कर देंगे। पहली चीज तो ये कि अमजद शोएब साहब मेरे बड़े भाइयों की तरह, मगर उन्होंने जो बातें की उन चीज़ों का इससे 0% भी लिंक नहीं है। उसको अगर मैं ब्रीफ करने आऊँगा तो मैं ब्रीफ कर सकता हूँ, मगर जो बात जो पहले जो इशफाक साहब ने की थी उन चीज़ों में वजन है। एक तो चीज़ ये कि इस वक्त ये पॉलिसी क्यों आई। इस वक्त ये पॉलिसी इस वजह से आई कि इस वक्त इकोनॉमिकली सिचुएशन हमारे मुल्क की इतनी ख़राब हो चुकी है कि ये 2-3 महीने भी हमारे लिए बहुत क्रिटिकल था, इस वजह से ये पॉलिसी आई। मगर मैं आज भी समझता हूं कि राइट डिसीजन एट राइट टाइम पे नहीं है। मैं आज ये समझता हूं। ये आपकी जाती राय है कि मेरी जाती राय है, फैसला अगर ये नहीं, काफी इसमें चीजें ठीक है, मगर अगर ये हमें करनी थी तो हम पहले करते। अब हमने जो इमरजेंसी में ये जहाँ पे इस वक्त इकोनॉमिकली सिचुएशन हमारी खराब है, इस वक्त हमें और मेयर्स लेने चाहिए थे। हम बहुत सारे मेयर्स ले सकते थे कि बजट को किस तरीके से बैलेंस किया जाए। इलेक्शन आ रहा है ना सर, आपने इलेक्शन बजट मगर मैं आपको बताऊं, अच्छा मैं क्विकली मैं शैला से भी इससे कोई बजट का जो कहा जाता है ना, जो शोएब साहब ने जो बात की कि उन लोगों को फायदा होगा, वो भी नहीं है। बजट में फायदा होगा, वो भी नहीं है। ये हमारे लिए शैला, आपको क्या लगता है कि क्यों हुकूमत ने किया? जैसे अमजद शोएब साहब ने कहा कि ये प्री पोल रिगिंग में आता है, यानी कि 2 महीने पहले आपने ये अनाउंस कर दिया कि ठीक है हम आपके ऊपर टैक्स की शरह कम कर रहे हैं, 1 लाख कमाने वाले को हम रिलीफ दे रहे हैं, और जो बाहर से लाना चाहे जायदाद 2 महीनों के अंदर अंदर वो यहाँ डिक्लेयर कर दे। पाकिस्तान को इसका फ़ायदा होगा, रेवेन्यू अच्छा होगा और एक मार्केट जो है उसके अंदर हलचल होगी। ये तो पॉजिटिविटी है जो कि वो कह रहे हैं, लेकिन जो साथ में रिगिंग की बात हो रही है और जो पनामा के और बहुत से नाम थे, अगर वो ले आते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे, जी हाँ, तो उनको पकड़ने की बजाय उनको तो एमनेस्टी मिल गई। शैला जी जी बिल्कुल, उसमें डेफिनेशन भी दी गई है कि असासे ऑफशोर कंपनीज भी हैं कि अपने असासे डिक्लेयर कर दें। अच्छा, अब ये है कि देखिए ये जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं इनको तो तनख्वाह ही टैक्स कटने के बाद मिलती है, बाकी जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो टैक्स देते नहीं, और वो जनरल स्टोर वाले या दूसरे जिनकी 5000 से ज़्यादा की रोज़ाना की इनकम है वो भी इस टैक्स नेट में नहीं आते। पाकिस्तान पहले ही गरीब मुल्क है, 60% से ज़्यादा लोग गरीब हैं, 40% के पास खाने को भी नहीं है, और ये इस तरह से अजीब तरह का बिल्कुल बजट में, जबकि मैं समझती हूँ 22-25 दिन रह गए ये आना जो है, इस पे मैं देखती हूँ कि अभी आज से इस पे सारे लोग जो माहिर माशियात हैं वो उनका किसी एक का भी इतनी देर में मैंने देखा है तो मुझे तज्जिया इस पे पॉजिटिव नहीं आया, और उन्होंने कहा कि इस तरह से ये बजट को कुछ एक बेहतर तरीके से लाने की कोशिश कर रहे हैं जो पिछले 5-4 साल में बिल्कुल भी नहीं कर मतलब अगर निगरान हुकूमत आए और वो इसको रिजेक्ट कर दे, क्योंकि उसके पास ये इख्तियार है कि वो 4 महीने तक के लिए अपना बजट बना सकती है, अगर निगरान हुकूमत आके रिजेक्ट कर देगी तो इसका तो जी कॉन्टिन्यूटी तो नहीं होगी, फिर और नुकसान होगा। इसमें ये है कि अगर आने वाली हुकूमत ये देखे कि ये मैयर जो है इनकी वजह से आप अपने खर्चात ही आगे पूरे नहीं कर सकेंगे, कोई टैक्स कलेक्शन कम हो रही है, तो वो अगर नया बजट या कोई नई चीज उसमें मिनी बजट वो भी एक इंट्रोड्यूस करें तो गुडविल इनके हिस्से में चले गई, जो इल फीलिंग्स हैं वो उनके लिए आ जाएंगे। सही, अच्छा, तो ये गुडविल लास्ट मोमेंट के ऊपर गुडविल या बैड लक ये चीजें जो है वो काउंट नहीं। आज इस वक्त इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ
मिनी बजट की और सियासी बजट की बात हो रही थी, लेकिन कुछ और बातें भी प्राइम मिनिस्टर ने की जो कि चेयरमैन सेनेट के हवाले से थी। शैला, मैं आपसे ही इस पे आगाज़ करती हूँ। उन्होंने आज एक बहुत अहम बात की जिसको कि मेरा ख्याल है खुद इमरान खान साहब तो ले गए हैं उस मामले को कि आप प्राइम मिनिस्टर को बुलाएं और उनको कहें कि आप अपना स्टेटमेंट वापस लें इलेक्शन कमीशन के अंदर। वो कहते हैं मेरे पास इंफॉर्मेशन है, रिपोर्ट्स हैं कि सेनेट के अंदर इलेक्शन बिका, लोगों ने वोट ख़रीदा और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के अंदर भी जो वोट है वो ख़रीदा गया है। तो ये तो काफ़ी अहम बात उन्होंने कही है। आप लोग क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट, या वो तो राइट फोरम नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी भी जाती इस मामले के ऊपर? मैं ये समझती हूँ कि जो भी इतनी बड़ी बातें कर रहा है उसको प्रूफ भी करना होगा ना, और इस तरह की बातें करके माहौल को किस तरफ ले जाना है इलेक्शन से पहले ये तो करने वाले को बताना होगा। लेकिन असल बात जो है वो ये है कि हम ये भी देख रहे हैं कि इमरान खान के यहाँ केपी में 59 मेंबर्स में से 23 इनके पास नहीं थे, लेकिन रात रात में इन्होंने अपना नंबर पूरा किया। और अब हम ये सुनते हैं कि वो कहते हैं कि मैं इन्हें पार्टी से निकाल दूंगा। मुझे खुद केपी के एमपीए ने पीटीआई के बताया 14 के करीब, चला 14 एमपीए जो है उनका पीटीआई ने उनका सुराग लगा लिया। ये खबर तो आई थी अभी हमें फवाद तो निकाल देना, बजट के बाद निकालेंगे। हाँ देखें, निकाल देना, बजट के बाद निकालेंगे। हाँ। पीटीआई की तो खूबी यह है कि इस पे आज तक जो इल्जाम लगे इनके अपनों ने लगाए हैं। अब सारे उनके सीएम पे इतने चार्जेस हैं, करें कुछ। हाँ तो वो तो आप देखिएगा इमरान निकालेंगे ना, लेकिन इल्जाम इनडायरेक्टली तो पीपल्स पार्टी पे आया कि उन्होंने वोट खरीदे थे, उन्होंने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन जो है अगर हमने खरीदे होते हाँ। तो आज बलूचिस्तान में एक अलग पार्टी ना बनती, हमारी पार्टी में शामिल हो जाते वो। देखिए इलेक्शन कमीशन वैलिड पॉइंट है जनरल साहब ये कि अगर हमने खरीदे होते तो बलूचिस्तान में एक नई पार्टी ना बनती। हाँ वो ठीक है, ये बात दुरुस्त कह रही है और मैं इनके साथ इत्तेफाक करता हूँ। उसकी वजह ये है, मैं समझता हूँ शायद खाकान अब्बासी हमें यही वो डील थी बाय द वे जिसमें पीपल्स पार्टी को डिच किया गया है। हाँ, कॉन्फिडेंस की मार मारने शायद खाकान अब्बासी जी। फैक्ट ये है कि इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिस लिया था और उन्होंने इनको कहा था कि किसी के पास अगर कोई सबूत है तो वो हमें दें ताकि हम इस चीज़ की तहकीक करके तो उसको नल एंड वाइड कर देंगे, वो उस इलेक्शन को या उस कैंडिडेट को अगर वो जीता है। किसी पार्टी ने कोई सबूत पेश नहीं किया प्राइम मिनिस्टर साहब के दर, जबकि इनका तो अच्छा मेरे साथ नईमुल हक साहब है, मैं उनसे पूछती हूँ। नईमुल हक साहब अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। बोल के गलत बयानियां करके आप कौम को गलत रास्ते नहीं, मगर वोट तो खरीदा गया। नईम साहब आपकी पार्टी में तो अनाउंस किया कि हमें पता है कि 14 के करीब लोग हैं जिन्होंने वोट खरीदा, कोई सबूत सामने नहीं आया, कुछ नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर कहाँ गलत है फिर? कल हमने इलेक्शन कमीशन में एक पिटीशन दाखिल की है इसी सिलसिले में, जी हाँ, जिसमें हमने कहा है कि वज़ीर आज़म साहब यानी शाहिद खाकन नवाज़ी साहब ने खुद एक तकरीर में कहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर खरीद और फरोख्त हुई है और हमने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की है कि वो वज़ीर आज़म साहब को तलब करें क्योंकि उनके पास तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज उनके अंडर हैं और जो भी इत्तला चाहे वो हमारे एमपीए के मुताल्लिक हो, किसी के मुताल्लिक सर, वो बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हलफ आप पीटीआई हलफ जमा करा दे कि 14 के करीब अराकीन जो है उनके नहीं खरीदे गए, और ये तो आपने तस्लीम किया। तो आप खुद भी अनाउंस करें, सबूत क्यों नहीं आप देते इलेक्शन कमीशन को कि हमारे 14 लोग बिके? हमारे पास सबूत है नहीं, मैं खुद इसमें इन्वॉल्व हूँ। अच्छा। और हमने बड़ी कोशिश की कि हमें कुछ ऐसे मिल जाए। खान साहब तो बड़े यानी जब ये तलाश मिली खान साहब बड़े बरहम हुए और उन्होंने कहा ऐसे वो लोग जो हमारी पार्टी में इस खरीद फरोख्त में मुलविस रहे हैं हम उनको पार्टी से फौरन निकाल देंगे। मगर हकीकत ये है कि हमारे पास हमें कुछ, और आप जानती हैं कि जब इस किस्म की जो कोई बात होती है उसको कागज से नहीं लिखा जाता, शायद लिखा जाता हो मगर हमें अभी तक कोई सलाह या कोई नहीं। मगर सर आपके वोट्स तो गए ना दूसरे को, मतलब वहाँ पीपल्स पार्टी के लोग जीते हैं केपी के असेंबली के अंदर। और सर आप जो हमारी इत्तलात हैं कि आपके पास कोड्स थे, वो कोड नंबर जो पर्ची के ऊपर था उससे आपको पता चल गया, आपने आइडेंटिफाई द वेरी नेक्स्ट डे कर लिया था, तो फिर क्यों और अनाउंस भी कर दिया कि हमारे लोगों ने वोट डाले हैं? नहीं, ये बात जो आप कह रही हैं मेरे इल्म नहीं है, वरना मैं इसी वक्त तस्दीक कर देता इसकी। मगर मैं ये जानता हूँ कि हमें सही मानों में कुछ कागज पे लिखे हुए हाथ से, कुछ कलम से, कुछ मुख्तलिफ नाम और कुछ रकूमात हमारे पास हैं, मगर उनसे कुछ साबित कुछ नहीं होता।
इसलिए हम चाह रहे हैं कि मरकजी हुकूमत जो है वो अपनी एजेंसी से मदद लेकर इलेक्शन कमीशन की मदद करे, ताकि हकीकत सामने आ जाए और हमारी पार्टी में जिन लोगों ने भी अगर इस खरीद फरोख्त मसला लिया उनको हम फौरन पार्टी से खारिज कर दें। तो वो अच्छा चले ये प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं ना बार बार कि मेरे पास सबूत है, आज तो उन्होंने कहा मेरे पास रिपोर्ट्स हैं भाई। बात सिंपल में ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट पीपल्स पार्टी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान के अंदर, पीपल्स पार्टी के अलावा सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि ये सेनेट के अंदर ये चीज़ें चल रही है, इसमें हकीकत भी ये चली है, मगर हमें सही करना था। 10 साल हमारे पास जमहूरियत थी, हमें पता था कि सेनेट में सेनेटरी बिकते हैं, सेनेटरी बिकते हैं। नोहा बाद में सुनते हैं। बात ये है कि आपका आपके वजीर आजम ये कह रहे हैं कि भाई चेयरमैन सेनेट को मैं नहीं मानता, वो मुझे बुलाएंगे तो भी मैं नहीं जाऊंगा। मैं समझता हूँ ये गलत चीज है और ये टाइम ये भी इस हवाले से भी अब सही नहीं है। हमारे पास टाइम था सेनेट सिस्टम को सही करने का, इसमें कोई शक नहीं है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसको मानती है। अच्छा, आज तो डॉक्टर साहब जो है नून की पॉलिसी से बिल्कुल मुनहरिफ हो गए। आप भी अभी आके तनकीद कर रहे हैं, आपने भी कोई तनकीद नहीं की। बात सिंपल, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक तो नहीं बन रहा? अच्छा, उसका हिस्सा तो नहीं है आप ना? बात सिंपल में ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टीज ने सेनेट के ऊपर उंगलियां उठाई, सेनेट के ऊपर उंगलियां उठाई। मैंने 22 फरवरी को कॉलम लिखा कि सेनेट अभी भी रोके, आप इसको पॉपुलर वोट के थ्रू लेके जाओ। मैंने खान साहब को भी कहा, मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी कहा, सबको कहा हमें उस वक्त तब्दील करना चाहिए था। जब सवाल ये है कि वो तब्दील नहीं हुआ, सवाल ये है कि आपके 100 लोग जो है वो सही तरीके से वोट नहीं डाल सके। सही हुई या गलत हुई, शादी सही हुई या गलत हुई, शादी हो गई, इसका मतलब ये कि हम उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। अच्छा, ठीक है, मैं ब्रेक पे जाऊंगी, लेकिन पहले दो पॉइंट मैं ये बताना चाह रहा था कि ये सबको पता लग चुका है कि किसने वोट नहीं दिया पार्टी को और बाहर दिया, लेकिन ये सबूत किसी के पास नहीं है कि उसने पैसे लेके ये काम किया या किसी और वजह से किया। जिस वजह से भी किया जन साहब, उसके उनको ये तो पता चला कि उन्होंने अपनी पार्टी को वोट नहीं किया। मुझे ये पता है कि नून लीग को पता है कि उनको JUI के ये लोग हैं 4 जिन्होंने वोट नहीं दिया। उनको ये भी पता है कि उनकी अपनी पार्टी के 3 लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया। काफी लोग हैं उनकी अपनी पार्टी के 6-7 लोग हैं जो कि नवाज शरीफ साहब को पता चला, काफी अपसेट भी हुए। इनको पता है, उनका भी पता है, हाँ, उनको पता है सारा। लेकिन अब ये हर पार्टी ने सिवाय पीपल्स पार्टी के सबने डिफाइन किया है। मेरी बात लॉजिक वाली होती है, फेवर अनफेवर मैंने 5 सालों में नहीं किया। अब दूसरी चीज ये है, जो बात करता हूँ लॉजिक के साथ करता हूँ। इसमें एक और जो पॉइंट जो मैं लाना चाहता हूँ और जिसमें उन हजरात की कोई गिरफ्त होनी चाहिए, 2 हजरात, 2 पार्टियों के, एक महमूद खान रचकज़ई की पार्टी और एक बलोचिस्तान की जो बजंजो, इन लोगों ने कहा कि जी ये हैं जिन्होंने फौज ने और इंटेलिजेंस ने ये करवाया। ये भी गलत अगर अपनी गलतियों को हम एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल देते हैं। मैं समझता हूं GHQ को स्टैंड देना चाहिए और इनकी गिरफ्त होनी चाहिए कि तुम साबित करो। एक शख्स नहीं उठा जिसने ये कहा हो कि जी मुझे आया था टेलीफोन फ्रॉम इंटेलिजेंस एजेंसी से और मुझे मजबूर किया गया था ये करो, और मजबूर होना भी क्यों? बहुत सारे इल्जामात के पीछे सबूत तो है ही, बहुत सारे आप ऐसे सामान छोड़ दें, लेकिन ये तो विजिबल है। आसमा बात सिंपल में, ये सामान पड़ा रहे तो चोर की नजर ऑटोमेटिक जाएगी। अगर खरीदार भी खुद हो और बिकने वाले भी खुद हो, पीपल्स पार्टी तो नहीं बिकी ना। तो भाई पीपल्स पार्टी ने गेम चलाया, पीपल्स के पास था, उसने फायदा लिया। KPK से भी क्या फायदा लिया? वो कह रहे कि अगर फायदा होता तो हमारे वो बलोचिस्तान का फायदा नहीं होना था। क्यों चला? ब्रेक से पहले एस्टैब्लिशमेंट ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनवाई है, ये इल्जाम आया उनके ऊपर या नहीं? मैं नहीं मानता। आप नहीं मानते? मैं चैला से पूछ रहे थे, चैला ये इल्जाम क्यों लगाया गया? मैंने उसमें से हमारी गलती थी कि वो पार्टी देखिए इल्जाम की जहां तक बात है तो रमेश के लिए नई बात नहीं है। इनके लीडर्स के फोन मौजूद हैं जस्टिस कयूम को कि ज्यादा से ज्यादा सजा दो, माजी में जाएंगे तो माजी जबान काटना है। माजी इसके मतलब ये है कि फितरत नहीं बदलती। साहब आप लोग आज पीपल्स पार्टी के वोट के ऊपर बैठे हुए हैं, कल भुट्टो साहब की वर्सी थी, उसका नाम ही नहीं लिया। तो अब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर सबूत नहीं है तो भाई इस तरह से नहीं करो। नहीं करते। 6 मेंबरों के ऊपर 2 सेनेटर कैसे आए? आगे आपको जाना है, आगे जाना है। चौधरी सरवर को कैसे वोट मिले? हर एक आदमी बोल रहा है भाई कहते हैं बिरादरी के ऊपर मिले, नहीं है तो आपके लोग चौधरी साहब को बिरादरी के ऊपर वोट मिले, उन्होंने 4 अगर देगों के ऊपर वोट मिले, सेनेटर के ऊपर 2। नहीं लगता बिल्कुल आपका कमेंट लेना है सर। मैं ब्रेक ले लूं शैला, वोटर लूज करेंगे। हाँ
बिल्कुल। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं सर। मैं ब्रेक बहुत जरूरी है। ब्रेक के फौरन बाद हम आएंगे, इस मौजू पे बात करेंगे और उसके बाद फिर जो आज खान साहब ने ट्वीट किया है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चीफ की तारीफ, यानी आर्मी चीफ की तारीफ सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। चूँकि इलेक्शन का मौसम है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग, बहुत सारे सियासी लोग जो हैं वो अपनी अपनी कछारें छोड़ के दूसरी कछारों में जा रहे हैं। बहरहाल इस वक्त जो कल एक तारीफ हुई शहबाज शरीफ साहब ने की, उसने काफ़ी लोगों को चौंका दिया है, क्योंकि इसका एक पूरा रेफरेंस है। कहा गया कि कुछ दिन पहले की मुलाकात हुई और फिर तरदीद आई SPR की तरफ से कि कोई मुलाकात नहीं हुई। जो शहबाज साहब ने बात की वो भी उन्होंने जनरल बात की, लेकिन जो उन्होंने तारीफ़ की उस पर इमरान खान साहब का ट्वीट आ गया कि ये नौकरी की दरख्वास्त ज़्यादा लगती है। जनरल साहब, क्या ये शहबाज शरीफ साहब ने तारीफ़ की तो भी ये मतलब मसला बन गया, ना की होती तो भी मसला होता? देखिए, बात यह है कि कुछ बेमौका सी है इस वक्त पे तारीफ़ करना। कोई मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा मसला था, कोई बदतरीफ़ी और कोई झगड़ा चल रहा था जिसमें ज़रूरत पड़ी उनको कि वो कुछ क्लैरिफिकेशन दें उनके बारे में। और मियां नवाज शरीफ जो है वो बदतारीफियाँ करते हैं, वो तो रोजाना कीचड़ चीफ की नहीं करते लेकिन ओवरऑल तनकीद करते हैं, उछालते हैं, तनकीद करते हैं। तो ये एक तो ये इशू है कि ये तभी मैं समझता हूँ इमरान खान ने ट्वीट की और थोड़ा ऑड मुझे भी लगा कि ये क्यों इस तरह अचानक हुआ। दूसरी जो चीज़ है उनके मीटिंग के बारे में उन्होंने बात की, वो ISPR ने ये तो कहा कि 72 घंटे में 2 दफ़ा मीटिंग की जो बात है वो झूठ है, वो नहीं हुआ। लेकिन ये है कि चीफ मिनिस्टर्स मुख्तलिफ और ख़ास तौर पे पंजाब चीफ मिनिस्टर का कि ये वक्तन फ़क्तन मिलते रहते हैं, रात के अंधेरे में नहीं, ओपनली मिलते हैं। और ये पहले भी ओपनली मिला करते थे, जन कियानी के दौर में भी हुआ, उससे पहले दौर में भी ये। सर उस वक्त तो रात के अंधेरे की भी खबरें थी, बहुत अंधेरे वाली भी थी, बिल्कुल यू राइट। लेकिन उसके अलावा भी दिन में भी मैंने बाज़ चीज़ें, जब मैं GHQ में था मेरे नॉलेज में थी, जनरल मुशर्रफ के साथ दिन में मीटिंग ये करते रहे। तो वो उस लिहाज से अगर ओपन मीटिंग की जाए या कोई भी चीफ मिनिस्टर, तो उसका राइट है वो करे। लेकिन अगर आप खुफिया करें या उसका कोई बाहर अंदाजा ही ना किसी को हो, तो फिर शकूक व शुबात होंगे और ये बातें निकलेंगी। और आपको लगा कि तारीफ जो थी वो बेवक्त, बेमौका और बेजा थी। बात सिंपल में ये है कि चीफ या पाकिस्तान के मुआफ़िज़ जितने भी हैं, आर्मी है, उसका एक रोल है। उन्होंने मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं और उनकी तारीफ की कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये वक्त ऐसा था जिसकी वजह से उसको नेगेटिव लिया गया। आपके ख्याल में उनको नहीं कहना चाहिए, मैं ये कहता हूं, वो तो हमेशा करती है। शहबाज शरीफ साहब, चौधरी निसार साहब और मैं, हम तो तीन शैला रज़ा साहिबा, तो बड़ी खबर आ गई हमारे पास। हम तो हमेशा जब भी ऐसी कोई चीज होती है हमारी, डॉक्टर साहब ने अपना ग्रुप बता दिया है शैला रज़ा साहिबा। नहीं, हमने ग्रुप की बात नहीं, हमने हमेशा अपने स्टेट अपनी बात हर जगह पे ये करते हैं कि इदारों के टकराव की बात, चाहे जुडिशरी की बात हो, चाहे आर्मी की बात हो, स्टेबल करते हैं। ये हर जगह पे ऐसे क्या साराइयों के ऊपर हमें ये बातें नहीं करनी चाहिए। ये कह रहा हूं कि तारीफ करें न करें, लेकिन उन लोगों की जबानें तो खींचें जो बिला वजह कीचड़ उठाते हैं। आपके पास आ रही हूं, आपके पार्लियामेंट में बैठ के, आपके सेनेट में बैठ के वो शहबाज शरीफ साहब जलील गुफ्तगू करते हैं। क्यों नहीं खींचते शहबाज शरीफ साहब? शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, आपने जिन लोगों ने कहा कि जी सेनेट में हमने कराया है, अगर खत्म नबूवत वाला मामला आया तब भी उन्होंने कहा, उनकी पॉलिसी। और जब भी मैं कहता हूँ पार्टी के अंदर जमहूरी लिहाज से, मैं आपको बताऊं, मेरी जब भी ऐसे बात होती थी ना लॉजिक के ऊपर, हमारी जब भी पार्लियामेंट्री पार्टी लॉजिक के ऊपर, मेरी ये चीजें हम खुली में बात करते हैं। चला, आपको क्या लगा तारीफ से? और खान साहब ने क्यों ट्वीट किया? बाय द वे ये मैं अभी नईमुल हक साहब से पूछूंगी, लेकिन आपको क्या लगा क्यों ट्वीट उनका भी आ गया कि नौकरी की दरखास्त है? देखिए, बात यह है कि आज तीसरा इख्तलाफ रमेश का सामने आ गया 45 मिनट के अंदर, यानी कि मेरा आज का नहीं है, मैं हमेशा लॉजिक के साथ अपनी पार्टी में असेंबली में हर जगह बात करता हूं। मैं अगर PMLN की तरफ देखूं तो हमेशा गुड कॉप और बैड कॉप ये रखते हैं, और इस पूरे खेल में शहबाज शरीफ बिल्कुल अलग रहे। और अब जिस तरह से चौधरी निसार ने जाके उनको किया, तो उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि आपने मेरी भतीजी के लिए क्या क्या कहा, और आज आप बस उन्होंने कहा नहीं, आप मुश्किल वक्त में हमें ना छोड़े। और बस पहले तो GHQ रात में बुरके में चले जाया करते थे, लेकिन अच्छी बात है कि चलें अब खुल के मिलते हैं। लेकिन मैं दोबारा कहूंगी कि ये जो तीसरा इख्तलाफ था रमेश का, 2 इख्तलाफ तो मियां साहब या किसी से थे, लेकिन ये तीसरा इख्तलाफ इन्होंने शहबाज शरीफ से भी कर दिया।
तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है विद इन द PMLN के लिए। अच्छा शैला, ये इमरान खान साहब ने क्यों ट्वीट किया कि नौकरी की दरखास्त है, ये जो आज तारीफ हुई है शहबाज साहब ने, शहबाज साहब सीएम है, वो कर सकते हैं जी? देखिए, ये मुझे नहीं पता, वो ट्वीट तो करते रहते हैं अक्सर फौक्तन। ये उनका एक कमेंट था। शख्सियात और वाकयात के हवाले से जो सवाल खासतौर पर मीडिया पे पूछे जाते हैं, हर सवाल का जवाब हर वक्त जो है वो अवेलेबल नहीं होता। अगर कोई इशू हो तो यकीनी तौर पर मैं आपके सवाल का जवाब दूं। मेरा ख्याल है इसको इशू ना बनाएं, या कई वजूहत हो सकती हैं उनकी। एग्जैक्ट ओवर ट्वीट करते ही रहते हैं, बेशुमार ट्वीट होती है, सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करती हैं, मगर उसकी वजूहत किसी ऐसे शख्स से पूछना जो उसमें बराह रास्त मुलव्वस ना हो, ठीक हो मेरा ख्याल है कि मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। सही। मगर मैं इतना जरूर कहूँगा कि आजकल जो सियासी जो हालात चल रहे हैं, जो मामला चल रहे हैं, और जो कशीदगी भी है पूरे मुल्क में, खास तौर पे नवाज शरीफ साहब के मुकदमात की वजह से, और ये भी तमाम सियासी जमातों ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज भी कर दिया है, तो ये माहौल जो है, ये इसमें हर किस्म के सवालात उठते रहेंगे। बिल्कुल उठेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया नईम साहब, वक्त खत्म हो गया। शैला रजा साहब आपका भी, डॉक्टर साहब भी, जर साहब आपका भी। लेकिन जाते जाते बेजा बेमौका बेवक्त तारीफ की बात हुई है। चीफ जस्टिस साहब ने भी आज एक क्लैरिफिकेशन दी है और उन्होंने कहा है, वजाहत की है कि मार्शल लॉ नहीं लगेगा। अगर मार्शल लॉ लगा तो वो घर चले जाएंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। उनको क्यों ज़रूरत पेश आई कि वो ये क्लैरिफिकेशन दें या इस पे बात करें, ये भी बहुत अहम है। इसके ऊपर किसी और वक्त गुफ्तगू ज़रूर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुफ्तगू आपने सुनी है, फैसला आपका।